नमस्कार, मैं आपका आलोक रंजन। पीटी में 2016 में इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से 6 प्रश्न आए थे, 606। लेकिन 2017 में प्रश्नों की संख्या 22 थी। ए टोटल ऑफ 22 क्वेश्चंस वेर आस्क्ड in 2017 prelims, and that was too high for a particular subject. 2017-18 में it was lowered down to, number of questions were lowered down to 13 or 14. And in the next year, in the very next year, the number of questions were around 14. So we can expect an average of 14 to 15 questions even this year from Indian polity and governance. मुझे ऐसा लगा कि प्रियम्बल से हर वर्ष almost every year there have been some questions. The philosophy of preamble, the terminologies which have been used in preamble, the adjectives which have been used in preamble, the epithets which have become part of preamble. इनसे questions have been drawn very frequently. ऐसा मुझे लगा कि maybe my discussion today will help you in getting at least one question, because I have seen questions have been asked on what is democracy, what is liberty, what is equality, समानता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, प्रजातंत्र क्या है। पीटी में क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी आते हैं, सेकुलरिज्म क्या है, सेकुलराइजेशन क्या है। और स्टूडेंट कम्युनिटी पीटी में भी गलती कर रहा है। डेमोक्रेसी क्या है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ऑल यू रिमेंबर, ऑल यू मेमोराइज, all you can recall in an examination is simply democracy is by the people, for the people, blah, blah, blah. Now, this doesn't help you in achieving your targets, attaining your goals. तो एक डिस्कशन प्रियम्बल पे करते हैं, जिस डिस्कशन में सभी जो भी टर्म्स यूज किए गए हैं, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, उस पे कुछ इनलाइटनिंग बात हो जाए, कुछ मेरा भी कंट्रीब्यूशन हो जाए। मैंने लॉ किया दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस से, तो आई थिंक आई कीप द राइट टू डिस्कस आवर कॉन्स्टिट्यूशन इवन एज ए प्रोफेशनल टीचर। जब कई अन्य विषय के लोग इस विषय पे डिस्कशन करते हैं तो मेरा भी अधिकार है, ये मेरा भी जुरिस्डिक्शन है। और आज प्रियम्बल पे बात करते हैं। एंड इफ मेरा मूड या मेरा मन किया तो आई विल पिक अप इवन मोर टॉपिक्स ऑन इंडियन पॉलिटी एंड सर्टेन टॉपिक्स फ्रॉम द करंट अफेयर्स अदर देन ज्योग्राफी। तो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन ऑन प्रियम्बल। सो व्हाट इज प्रियम्बल, हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, व्हाट इज द आइडिया ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल है क्या, प्रस्तावना है क्या। The first thing you need to know that preamble actually has been inspired from, has been taken from the US Constitution. United States of America के Constitution में preamble है, उसी से हम भी इंस्पायर हुए हैं। फिर है कि preamble में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो भी कहीं से इंस्पायर्ड हैं, जैसे जस्टिस, सोशल जस्टिस, political justice, economic justice. These terminologies have been drawn from the Constitution of USSR. And the idea of the idea of socialism in our Constitution, it also has come from the philosophy of the Constitution of USSR. तो प्रस्तावना USA की Constitution से इंस्पायर्ड है, वहीं से मोटिवेटेड है, वहीं से ली गई है। प्रस्तावना के बैकग्राउंड में चलते हैं, उसके बैकड्रॉप में चलते हैं, तो सबसे पहले मुझे तो भगत सिंह याद आ रहे हैं। भगत सिंह ने
1927 में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी कि हमें पूर्ण स्वराज से कम कुछ नहीं चाहिए। साइमन कमीशन 1927 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। लाला लाजपत राय जी का डेथ हो गया था। तो ब्रिटिश ब्रुटैलिटी वॉज एट द पीक। ब्रिटिश एम्पायर वॉज ट्राइंग टू सप्रेस द नेशनल मूवमेंट, और नेशनल मूवमेंट वॉज बिकमिंग मल्टी डायनेमिक। कई दिशाओं में हमारा जो राष्ट्रवाद था, जो भारत की कल्पना थी, जो भारत एक राष्ट्र के रूप में उभर रहा था, वो कई दिशाओं में कई फिलोसॉफिकल ट्रेंड के सहारे धीरे धीरे अग्रसर हो रहा था। जैसे सोशलिज्म और फुल इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट हमारे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की वाणी में मिलती है। 1929 में इरविन ने डोमिनियन स्टेटस को ग्रांट किया। ये इरविन डिक्लेरेशन कहलाता है। लेकिन डोमिनियन स्टेटस अब भारत के लिए उपयोगी नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन जो नेशनल मूवमेंट था, दैट वाज टेकिंग लीव्स एंड बाउंड्स, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और भारत में टर्मोइल, पॉलिटिकल टर्मोइल, सोशल मूवमेंट्स, ये सब अपने एक जेनिथ की ओर, अपने एक पराकाष्ठा की ओर बढ़ रहे थे। और गांधीयन मूवमेंट शुरू हो गया था, जो मिलिटेंट, जो इवन मिलिटेंट टेररिज्म जैसा भी भारत में स्वरूप दिख रहा था एजिटेशन का। उसी समय रावी के तट पर लाहौर अधिवेशन में, लाहौर में जो कांग्रेस का समिट हुआ था, उसमें नेहरू ने भी पूर्ण स्वराज की डिमांड कर दी। ये 1929 31 दिसंबर की घटना है। और 26 जनवरी को कांग्रेसियों के लिए उन्होंने एक गुजारिश की, एक रिक्वेस्ट किया या एक मैसेज दिया, संवाद दिया कि 26 जनवरी शैल बी डिक्लेयर्ड एज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी को सेलिब्रेट करो। ये सेलिब्रेशन एक नॉमिनल था, एक सिंबॉलिज्म था भारत में उठते हुए राष्ट्र के मांग, एक संप्रभु राष्ट्र की मांग का। ये सिर्फ एक एपिटॉमिक इंसिडेंट है। फिर नेहरू की इस घोषणा के बाद ये जो 26 जनवरी का डेट है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। और प्रत्येक वर्ष कांग्रेस 26 जनवरी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। कहानी तो बहुत लंबी है फ्रीडम स्ट्रगल की, और कहानी के हर पन्नों को एक छोटे से वीडियो में कभी कवर नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैंने ये पृष्ठभूमि इसलिए ली क्योंकि आपको ये समझना होगा कि 26 जनवरी को ही क्यों पास किया गया या क्यों मनाया जाता है रिपब्लिक डे। भारत में जो स्वतंत्रता प्राप्त की, भारत ने जो स्वतंत्रता प्राप्त की, इंडिया won its freedom on 15th अगस्त 1947। उसके बाद लगभग 895 दिनों तक भारत का जो स्टेटस था वो सेमी इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेटस रहा, until 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान came into existence, came into being, it became operational। लेकिन 26 नवंबर 1949 को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को इनैक्ट कर लिया था। 3 शब्दों का प्रयोग मिलता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हियर बाय इनैक्टेड, एडॉप्टेड एंड गिफ्टेड टू आवर सेल्फ। तीनों शब्द याद रखना है कि संविधान को गिफ्ट दिया गया, किसको? द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये संविधान 26 जनवरी को इसलिए, 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी के डेट को इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है, और इस डेट को ही क्यों लागू किया गया, इसके पीछे की कहानी वही है, नेहरू के उस पूर्ण स्वराज मांग और इंडिपेंडेंस
डे की जो कल्पना की गई थी 1930 में, उससे। अब चलते हैं कि प्रियम्बल है क्या। प्रियम्बल का विचार भी तो नेहरू जी से ही निकल कर के आता है। नेहरू जी ने अपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, जो कि 13 दिसंबर 1946 को पारित हुआ था, उसमें प्रियम्बल की कल्पना की थी। उसमें प्रियम्बल में जो शब्दों का प्रयोग किया गया था उसकी रूपरेखा थी। द फ्रेमवर्क ऑफ प्रियम्बल वॉज एक्चुअली लेड डाउन बाय नन अदर देन नेहरू हिमसेल्फ, विच इज नोन एज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में पहले से ही था हमारे पास। बाद में तो 42nd अमेंडमेंट में इसमें कई शब्दावलियों का चेंज किया गया, परिवर्तन किया गया, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन ये प्रियम्बल है क्या? प्रियम्बल is a window to the documentation of our constitution. It is the essence of our constitution. It is the substance of our constitution. It is a declaration of our sovereignty. जहां पे कहता है we the people of India, तो सोवरेन कौन है? we the people of India. संप्रभु कौन है? we the people of India. प्रियम्बल में जो अरेंजमेंट और ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड है, शब्दों का जो विन्यास है और शब्दों का जो श्रेणी क्रम है, वह भी महत्वपूर्ण है। उसका भी एक अर्थ है, और अर्थ यह है कि जो शब्द पहले प्रयोग किए गए वो शब्द पीछे वाले शब्दों पर भारी पड़ेंगे। उनकी अपनी प्राथमिकता है, प्राइमेसी है। जैसे मान लो कि हम देखें तो ये हमारा प्रियम्बल है, लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a, we constitute India. Who is India? भारत कौन है? we the people of India. भारत किससे बनता है? we the people of India से। constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। 1 2 3 4 5 शब्द आ रहे हैं। भारत का संविधान दुनिया का लेंदीएस्ट संविधान है, और इसमें लगभग 1,17,369 शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये बड़ा अमेजिंग फैक्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि इट इज एन एमलगमेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड एंड कन्वेंशंस। दुनिया के जो कन्वेंशंस थे, दुनिया में जो संविधान बने हुए थे, उनको असेंबल करके इनको बनाया गया। क्यों ऐसा था? क्योंकि भारत की जो डाइवर्सिटी है, भारत की जो विविधता है, जो भारत में अलग अलग पंथ और धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रजातियों और जातियों के लोग रहते हैं, सबका सोशल इंस्पिरेशन, सबका इकोनॉमिक इंस्पिरेशन, सबका सोशल इकोनॉमिक एस्पिरेशन, ये सब कुछ फुलफिल करना, सबके महत्वाकांक्षाओं को, आकांक्षाओं को, इच्छा को, कामनाओं को अगर फुलफिल करना था, तो एक लेंदीएस्ट रिटन, कभी रिजिड तो कभी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता थी। और हमारे ग्रेट भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। अब उनके साथ बहुत लोग जुड़े हुए थे लिखने में। यहाँ पर हम नाम लेना चाहेंगे एक व्यक्ति का, प्रेम बिहारी रायजादा। इन्होंने 3 वर्षों में पूरे संविधान को अपने हस्तलेखन से, अपने हाथ से 2 भाषाओं में लिखा, और इन्होंने कोई पैसा का डिमांड नहीं किया। इन्होंने कहा कि बस संविधान के नीचे अंत में हमारे ग्रैंडफादर के नाम का एक शब्द जुड़ जाना चाहिए, उनके नाम का एक मेंशन हो जाना चाहिए, और यही उनका रिवार्ड था। तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, और ये बिल्कुल हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, जिसमें नीचे में जो संविधान निर्मात्री सभा थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, उसके प्रेसिडेंट ने, उसके मेंबर्स ने, सब ने उस पर साइन किया था। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी साइन है, तो वो सबका साइन वहाँ पे मिलता है। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा प्रियम्बल एक प्रकार का ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संक्षिप्त
परिचय है पूरे पूरे संविधान का, ये गाइडलाइंस है, ये फिलॉसफी है हमारे संविधान का। और हमारे संविधान के जो यूनिक ट्रेड्स हैं, जो पिकुलैरिटीज़ है, जो सबसे महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश हैं, जो डायरेक्टिव्स हैं, उसको दर्शाता है। तो प्रियम्बल के अध्ययन से, प्रियम्बल को समझने से ही संविधान की आत्मा समझ में आती है कि भारत का संविधान कैसा है और भारत का देश क्या है, भारतीय लोगों का एस्पिरेशन क्या है, उनकी आकांक्षाएं क्या है, वो विश्व को क्या दे सकते हैं। ये सब कुछ संविधान के प्रियम्बल में स्पष्ट रूप से दिखता है। अब शब्दतः व्याख्या करनी होगी, अर्थ बताना है मुझे। सोवेरेन का अर्थ क्या है? सोवेरेन यानी संप्रभु। सोवेरेन का अर्थ है, एक शब्द में याद रखना चाहिए, देयर इज नो सुपीरियर अथॉरिटी देन आई enjoy my complete freedom of thoughts and my actions। मैं क्या करता हूं, मैं क्या सोचता हूं, इसका मुझे कंप्लीट फ्रीडम है। वो सोवरेन है। सोवरेन व्यक्ति भी हो सकता है। आई एम ए सोवरेन कैरेक्टर, आई हैव सोवरेन एग्जिस्टेंस। तो ये सोवरेन जो होता है, ये संप्रभु होता है। अब सोवरेन नेशन के रूप में चलते हैं, समझते हैं कि एक राष्ट्र कब सोवरेन हो सकता है। संप्रभु राष्ट्र का अर्थ क्या है? वह राष्ट्र जिस पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना हो, वह राष्ट्र जिसके ऊपर कोई सुपीरियर अथॉरिटी ना हो, वह राष्ट्र जहां जो गवर्नेंस है या उसके जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उसमें किसी भी अन्य राष्ट्र का या किसी भी यूनियन का, कम्युनियन का, कॉन्फेडरेशन का किसी भी प्रकार का दबाव ना हो। अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि भारत ने, नेहरू जी ने कॉमनवेल्थ नेशंस का जो एक गेम्स का यूनियन है, उसको भारत ने ज्वाइन कर लिया। तो क्या भारत की संप्रभुता इससे प्रभावित होती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत को राइट टू सिसीड है। वह कभी भी यूनिलैटरली स्वयं निर्णय लेकर के कॉमनवेल्थ को छोड़ करके अलग हो सकता है। और इस अर्थ में भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसकी संप्रभुता कॉमनवेल्थ से जुड़े होने के कारण कभी भी विनष्ट नहीं हो सकती। सोवेरेन का यह भी अर्थ होता है पावर टू लेजिस्लेट। जो भी नियम, जो भी रूल्स रेगुलेशंस या जो भी लॉज बनते हैं देश में, अगर वह राष्ट्र और राष्ट्र में जो भी सत्ता है या जो भी पार्लियामेंट कह लो या जो प्रेसिडेंशियल या जो भी होता है, उसके पास अगर लेजिस्लेटिव फंक्शंस है और वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल अफेयर है, तब वह राष्ट्र संप्रभु होगा। ये जो सोवेरेन शब्द है, ये आर्टिकल 5 ऑफ आयरलैंड्स कॉन्स्टिट्यूशन, जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें आर्टिकल 5 में सोवेरेन शब्द का या उसकी परिभाषा दी गई है, वहां से इंस्पायर्ड है। तो भारत हर अर्थ में एक सोवेरेन, एक संप्रभु राष्ट्र है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि हेग में है, वो जब भी कोई डिसीजन देता है या डिक्लेरेशन देता है, तो वो कभी भी किसी भी संप्रभु राष्ट्र पर इम्पोज्ड नहीं हो सकता है, उसका इम्पोजिशन नहीं हो सकता है, उसको थोपा नहीं जा सकता है। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किसी भी राष्ट्र पर अपने निर्णयों को, अपने डिक्लेरेशंस को अगर थोपती है, इम्पोज करती है, तो राष्ट्र की संप्रभुता का हनन होता है। इसीलिए आप देखोगे कि लॉ ऑफ द सी या जो WTO के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, या इस तरह जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस और इवन सिक्योरिटी काउंसिल के रेगुलेशंस होते हैं, वो सभी रेगुलेशन, उन सभी रेगुलेशंस को मानने के लिए, उनके द्वारा किए गए डिक्लेरेशंस को मानने के लिए कोई भी संप्रभु राष्ट्र कभी भी बाध्य नहीं होता है। वी आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू pursue the dictates of any international organization or even United Nations। तो हम लोग यूनाइटेड नेशंस में भी मेंबरशिप अगर है हमारा मेंबरशिप, तो उससे भी हमारी संप्रभुता कभी भी खत्म नहीं होती है। यही संप्रभुता का अर्थ है। अब इसमें एक प्रश्न है कि ये संप्रभु कौन है?
भारत संप्रभु है या द पीपल ऑफ इंडिया संप्रभु है? अगर इस प्रियम्बल को हम देखें तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो भारत के लोग हैं वो संप्रभु हैं। एंड सिंस पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, तो दोनों शब्द को देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हु कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, कितना स्मार्ट लिखा हुआ है, कितना सुंदर लिखा हुआ है कि संप्रभु कौन है, तो दोनों संप्रभु है। भारत का नागरिक भी संप्रभु है और भारत भी संप्रभु है। तो हमारा जो संविधान है, जो प्रियम्बल है, वही भारत को संप्रभु बना रहा है और पीपल ऑफ इंडिया को भी बना रहा है। यहां पर पीपल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, न कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब सिटीजन्स ऑफ इंडिया और पीपल ऑफ इंडिया में क्या डिबेट है और क्या होना चाहिए, उसका अर्थ क्या है, ये हम निश्चित रूप से आने वाले वीडियोस में जरूर डालेंगे, डिस्कशन करेंगे, तब जब आप मुझे सब्सक्राइब करोगे। सोवरेन के बाद है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो शब्द है ये वास्तव में डीपीएसपी में था, डीपीएसपी से अनुप्राणित है और वहां से ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद वाला वो पीरियड, तो इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, तो बड़े फेर बदल किए गए। और आप पढ़ते ही होंगे कि उसी समय ये केशवानंद भारती केस आया। केशवानंद एक साधु थे, अभी उनका देहांत हो गया है, तो केशवानंद के विषय में आप जरूर जानिए। और केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिर मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो केसेस हुए 1980 में मिनर्वा मिल्स, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर की संकल्पना को केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये भी आपको समझना होगा। उस पर भी एक वीडियो हम जरूर डालेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। वैसे बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा प्रियम्बल में जो शब्द लिखे हुए हैं ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में ही आते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है इक्वालिटी, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है फ्रेटर्निटी, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। खैर, कहानी बहुत लंबी हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशन की, प्रियम्बल पे ही आज कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वहीं बात करते हैं। तो पहले तो मुझे याद आ रहा है कि नेहरू ने सोशलिस्टिक पैटर्न एक नए शब्द का प्रयोग किया था। ये जो सोशलिस्ट शब्द है वो डीपीएसपी में तो था, लेकिन पहले नेहरू ने सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसे हम लोग इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, एंड राइटली सो, क्योंकि उसने भारत के पूरे इंडस्ट्रियल और इकोनॉमी के जो पैटर्न थे, जो उसका जो स्ट्रक्चर था इकोनॉमी का, उसमें परिवर्तन लाने का वो एक प्रयास था नेहरू के द्वारा। उसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया था और वो था सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी। सोशलिज्म नहीं था, सोशलिस्टिक पैटर्न था, जिसमें कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही इकोनॉमीज का इंटीग्रेशन करने की बात की, दोनों के ही पार्टिसिपेशन की बात की। तो सोशलिज्म कहीं ना कहीं नेहरू के आत्मा में बसती थी और भारत के मॉडर्न इंडिया के वो आर्किटेक्ट थे, तो सोशलिज्म शब्द से उन्हें विशेष प्यार था। लेकिन उन्होंने उस सोशलिज्म शब्द को डीपीएसपी में अंबेडकर साहब ने या उन लोगों का जो टीम था कांग्रेस का उसने रखा, लेकिन 1976 में सोशलिज्म शब्द को प्रियम्बल में ऐड कर दिया गया। अब कुछ डिबेट्स हैं कि इस शब्द को लाने की आवश्यकता क्या थी। ये तो अंडरस्टूड था, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थे उसमें सोशलिस्टिक पैटर्न या सोशलिज्म का बात किया ही गया था। हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये सब कुछ बात तो की ही जा रही थी, तो ये अलग से सोशलिज्म को क्यों लाया गया। अब अच्छा है ना कि सब चीज़ें एक्सप्लिसिट रहे। कई बार मन की बात मन में रह जाती है, एक दूसरे को लोग समझते तो हैं, लेकिन अगर वो शब्द नहीं कहा जाता है तो कई बार उसका जो उसका आउटकम होना चाहिए, जो उसका रिजल्टेंट होना चाहिए, वो रिजल्टेंट प्राप्त नहीं होता है और ये मैटर ऑफ डिबेट बन जाता है कोर्ट्स में या पार्लियामेंट में। इसीलिए इसको एक्सक्लूसिव या एक्सप्लिसिट कर दिया गया। लेकिन भारत का सोशलिज्म डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। भारत का सोशलिज्म
आप इसकी तुलना बोल्शेविक रिवॉल्यूशन से, लेनिनवाद से, माओइज्म से नहीं कर सकते। ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का अर्थ है कि सोशल चेंज थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, सोसाइटल इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमीज। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि लैंड रिफॉर्म था, तो लैंड रिफॉर्म किया गया, उसमें था एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी जमींदारों का, राजाओं का अचानक से अंत हो गया। दो रास्ते थे। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन में क्या हुआ? खूनी क्रांति। और उस खूनी क्रांति का क्या अर्थ निकला कि कई लाख निर्दोष मारे गए। भारत गांधी का देश है, बुद्ध का देश है, नानक का देश है। और जब हम भारत की कल्पना करते हैं तो उपनिषदों में क्या लिखा है? औषधे शांति, पितृ शांति, वनस्पत्ते शांति, शांतिरेव शांति, सब कुछ शांति। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यहाँ का एक जेनेरिक प्रिंसिपल है, हमारे सोसाइटी का, हमारे वे ऑफ लाइफ का, हमारे हिंदुइज्म का। हिंदुइज्म का अर्थ यहाँ पर कभी भी धर्म नहीं है, बल्कि वे ऑफ लाइफ है, जैसा कि यूएन के डिक्लेरेशन में भी है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में भी है। तो हिंदू शब्द से कोई धर्म का बोध नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो हमने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अपनाया। अब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में रिवोल्यूशनरी चेंज नहीं चाहिए, इवोल्यूशनरी चेंज चाहिए। ये एक बड़ा मूल अंतर था। इवोल्यूशनरी चेंज का अर्थ है कि हम प्लानिंग के द्वारा धीरे धीरे करके ग्रेजुअली उस महान गोल को प्राप्त करेंगे जो सोशलिज्म का गोल है, जैसे यूटोपियन सोसाइटी, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा भारत जहाँ पर सब लोग बराबर हों, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से समरसता हो, विश्व बंधुत्व हो। इसी को यूटोपियन वर्ल्ड कहते हैं। तो यूटोपियन वर्ल्ड की कल्पना तो सोशलिज्म में है, लेकिन भारत में सोशलिज्म में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म किया गया कि लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, अपने वोटिंग राइट से, एडल्ट सफरेज से, एडल्ट फ्रेंचाइज से भारत में स्वयं को गवर्न करेंगे। विधायिका संबंधी या जो कार्यपालिका संबंधी या जो न्यायिक अधिकार हैं या जो हमारे कर्तव्य हैं, सब हम लोग उसका निर्वाह करेंगे। और वह एक प्रोसेस जो चेंज होगा, जो प्रोसेस होगा चेंज का, वो निश्चित रूप से इवोल्यूशनरी होगा, विकासवादी होगा, यानी सीक्वेंशियल होगा, अनुक्रमित होगा, सडन नहीं होगा, कैटास्ट्रॉफिक नहीं होगा, विनाशक नहीं होगा। दूसरा जो शब्द आता है वह है सेकुलरिज्म, यानी भारत एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। अब सेकुलर शब्द क्या है? सेकुलर शब्द का अर्थ भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता नहीं है, बल्कि पंथ निरपेक्षता है। धर्म और पंथ में अंतर है। धर्म का अर्थ है, अगर हम उपनिषदों की बात करें तो धारयति इति धर्मम, निरुक्त में, निरुक्त एक ग्रंथ है, वेदों का निरुक्त है, तो उसमें धारयति इति धर्मम, यानी जो धारण करने योग्य है, जो गुण धर्म है, वही उसी को रिलीजन कहा गया है। इंग्लिश में तो रिलीगियर शब्द से धर्म बन गया है, लेकिन भारत में इसका अर्थ बहुत ही अलग है। आपको ये सारे विषय पढ़ने हैं यूपीएससी को लेकर के, और हो सकता है कि हम भी सेकुलरिज्म पे, भूगोल में भी विषय है ये, तो हम भी सेकुलरिज्म पे कोई ना कोई वीडियो जारी करेंगे। और सेकुलरिज्म पे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, मेंस में पूछे गए हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म, वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या अंतर है, फ्रेंच सेकुलरिज्म का क्या मॉडल है। तो ये सब आपको पढ़ना है, मुख्य परीक्षा के लिए भी और प्राथमिक परीक्षा के लिए भी। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हम बताना चाहते हैं अभी, कि जो भी स्टूडेंट मेंस के सिलेबस को अंडरलाइन करके उस पूरे सिलेबस को नोट्स बना लेगा, उसके रिलेटेड फैक्ट्स को लिख लेगा, वो पीटी में कभी भी विफल नहीं हो सकता है। जो की टू सक्सेस इन प्रीलिम्स है वो क्या है? मेंस के सिलेबस को अच्छे से पढ़ना। तो आप मेंस के सिलेबस को भी बहुत अच्छे से पढ़ोगे तभी पीटी होगा। पहले मेंस पढ़ा जाता है, फिर पीटी पढ़ा जाता है। कई लोग इसका उल्टा करते हैं। खैर, जो भी है, सेकुलर शब्द का मैंने कहा कि भारत में पंथ निरपेक्षता, उसका ट्रांसलेशन किया गया है, न कि धर्म निरपेक्षता।
पंथ निरपेक्षता क्या है? ये है, पंथ का अर्थ होता है जो प्रोफेटिक रिलीजन्स हैं उनको पंथ कहा गया है। जिन रिलीजन्स में एक प्रोफेट होते हैं और प्रोफेट कुछ लिख करके या कुछ बोल करके, या उनका अपना एक संवाद होता है, उनका एक होली स्क्रिप्चर होता है, उनका एक धर्म ग्रंथ होता है, और कम्युनिटी समुदाय उसी धर्म ग्रंथ के आधार पर अपना जीवन या अपने आध्यात्मिक जीवन को, अपने भौतिक जीवन को, सामाजिक जीवन को उसी से रेगुलेट करने लगते हैं। तो ये पंथ निरपेक्षता है कि हम पंथ को मानते हैं। जैसे बुद्धिज़्म एक पंथ है, इस्लाम एक पंथ है, हिंदुइज़्म एक पंथ नहीं है। हिंदुइज़्म एक धर्म है, हिंदुइज़्म वे ऑफ लाइफ है, क्योंकि वे ऑफ लाइफ का जो अर्थ होगा वो धर्म ही होगा। मैंने कहा धारयति इति धर्मम। अब मान लो आग है, फायर, तो व्हाट इज द रिलीजन ऑफ फायर? टू बर्न। फायर कैन बर्न यू, इट हैज हीट, इट हैज एनर्जी, वो उसका इंट्रिंसिक क्वालिटी है, एंड फायर कैन बर्न। तो फायर का गुणधर्म क्या है? आग। वैसे ही पानी का गुणधर्म क्या है? जल का गुणधर्म क्या है? व्हाट इज द रिलीजन ऑफ वाटर? इज टू कूल, शीतलता। एक और एग्जाम्पल ले लो, वायु। वायु है, पवन है, तो वायु का गुणधर्म क्या है? स्पर्श, टच, टैंजिबिलिटी, वो इसका धर्म है। वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे तो मानव धर्म क्या है? कॉम्पैशन, करुणा। ये जो कॉम्पैशन है ना, ये जो करुणा है ना, यही मानव धर्म है, और इसी को वास्तव में धर्म कहा जाएगा। और सभी धर्म इसी मानव करुणा की तरफ कहीं न कहीं अग्रसर हुए हैं, और सभी धर्मों में कहीं न कहीं मानव करुणा को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। लेकिन ये तो डिपेंड करता है कि आप उस धर्म को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, कैसे उसकी व्याख्या कर रहे हो। धर्म का प्रयोग लोगों ने राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए भी किया, राज सत्ता को पाने के लिए किया, लोगों को गवर्न करने के लिए किया, लोगों को मानसिक दास्ता यानी मेंटल स्लेवरी भी धर्म ने दिया। धर्म के कारण बहुत हिंसा और खून भी हुए। हिस्टोरियंस लिखते हैं, एवरी सैंड ऑफ वेस्ट एशिया इज सोक्ड इन ह्यूमन ब्लड। वहाँ पे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का केंद्र बन गया वो। कई वहाँ पे पंथ और धर्म थे और आपस में बड़े घमासान युद्ध हुए। भारत में ऐसा कोई पंथ को लेकर के कभी धर्म और को लेकर के कभी कोई युद्ध नहीं हुआ है। यहाँ राजनीतिक सत्ता के लिए युद्ध हुए, क्योंकि सभी लोग शायद एक ही चीज़ को मानते थे, और वो था कि हमारा धर्म क्या है? करुणा, मानवता। और उसी के फ्रेम में, उसी संस्कृति में, उसी आध्यात्म में रहने का भारतीयों ने पूरे ऐतिहासिक काल में प्रयास किया है और रहे भी हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है, और हमें इस ताकत को बचाए रखना भी है। खैर, सेकुलर शब्द का अर्थ भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता नहीं है, बल्कि पंथ निरपेक्षता है। तो भारतीय संविधान सभी पंथ को, जैसे बुद्धिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ब्राह्मणिज्म, जो भी पंथ है, इन सभी पंथ को प्रोपगेट करने का, प्रोफेस करने का पूरा अधिकार देता है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के सेकुलरिज्म में, सेकुलरिज्म का जो संवैधानिक अर्थ है, द कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलीजियस ग्रुप्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी डिटरमाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। जो अंतर संबंध होंगे रिलीजियस ग्रुप का, धार्मिक समुदायों का, किन से? भारत सरकार से, स्टेट से, राज्य से। वो कैसे निर्धारित होंगे? तो वो निर्धारित होंगे भारत में जो नियम हैं, भारत में जो लॉ हैं, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसके आधार पर निर्धारित होंगे। यानी भारत ए रिलीजियस नहीं है, भारत गैर धार्मिक राज्य नहीं है। भारत वास्तव में एक ऐसा स्टेट है, भारत वास्तव में, अगर हम नंदी के उस कोटेशन को यूज़ करें, तो भारत इज़ ए कंट्री ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। और जो हमारे यहाँ जो सेकुलरिज्म है, उसमें पूरा अधिकार है, कंप्लीट राइट है टू प्रोपगेट, टू प्रोफेस, टू मैनिफेस्ट योर रिलीजन एंड टू परस्यू एनी रिलीजन। लेकिन हमारे यहाँ कन्वर्जन का अधिकार नहीं दिया गया है। सेकुलर होने का मतलब ये नहीं है
हमारा स्टेट अगर रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करता है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि भारत में किसी को भी राइट है, जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज काम करते रहती हैं, या विवादित विषय है ये, या कन्वर्जन्स कई तरह से होते रहते हैं, कहीं पे देखा जाए तो शुद्धि मूवमेंट जैसे भी होते रहते हैं, या और भी कई प्रकार के चलते रहते हैं यहाँ प्रोग्राम भारत के अंदर में। तो ये भारत के सेकुलर फैब्रिक को तोड़ता है, ये भारत के सेकुलर फैब्रिक को जोड़ता नहीं है। यानी कन्वर्जन ऑफ रिलीजन भारतीय संविधान नहीं कहता है। अगर हम गीता की बात करें, अगर हम इंडियन स्क्रिप्चर की बात करें, तो गीता में लिखा हुआ है कि कन्वर्जन पाप है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को छोड़ करके किसी अन्य धर्म में उसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑल द रिलीजन्स आर ग्रेट रिलीजन्स एंड ऑल द रिलीजन्स विल टेक यू टू साल्वेशन। सभी धर्म आपको मोक्ष की ओर लेकर के जाएंगे और आपको धर्म बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी धर्म महान धर्म हैं। तो ये तो गीता का संदेश है। अब गीता के संदेश को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो बर्नार्ड शॉ और आइंस्टीन जैसे महान लोगों ने भी इसको रूस का जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर भी इसे बहुत एप्रिसिएशन मिला है और बहुत मान्यता मिली है, रिकॉग्निशन मिला है भारत के इस गीता ग्रंथ को। गांधी जी भी इस ग्रंथ को अपने सीने से लगाए फिरते थे, लेकिन फिर भी वो सेकुलर थे, वो धर्मनिरपेक्ष थे, और कितने महान थे ये तो आप जानते ही हो कि मार्क्सवाद फेल कर गया, लेकिन गांधी आज भी जिंदा है, और गांधीवाद से ही इस दुनिया का कल्याण हो सकता है, क्योंकि गांधीवाद में मानववाद, कल्याणवाद, समाजवाद, जस्टिस, सेकुलरिज्म, सबका एक इंटीग्रेशन है, सबका एकीकरण है, सबका समन्वयन है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन स्टेट जो है वो इक्वल रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम टू ऑल रिलीजियस ग्रुप, ऑल सेक्टेरियन ग्रुप्स, ऑल इथनिक ग्रुप्स की कल्पना करता है। सबके प्रति बराबर का संभाव, सर्वधर्म संभाव की भावना है, जिससे भारत के सेकुलरिज्म की व्याख्या की जा सकती है। और न्यूट्रलिटी टू ऑल रिलीजन, भारत के सेकुलरिज्म का एक और अर्थ है न्यूट्रलिटी। भारत की जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो न्यूट्रल पोजीशन पे चली जाती है। अगर कुछ रिलीजियस मैटर हो और रिलीजियस कन्फ्लिक्ट हो तो भारतीय सरकार और पार्लियामेंट उस पर डिसीजन नहीं ले सकती है, बल्कि उसका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा, जो कि एपेक्स कोर्ट है। तो ये सेकुलरिज्म के विषय में है, और सेकुलरिज्म तो इतना बड़ा विषय है कि मुझे बहुत कुछ याद आने लगा कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि डीपीएसपी में आर्टिकल 44 में है, तो डीपीएसपी का था कि एक गोल था कि ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जिसको भारत 1947 में, 1950 में उस समय तैयार नहीं था कि इनको अपनाया जा सके, क्योंकि इंडिया में जो कंडीशंस थे, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थे, जो हमारा एजुकेशन का लेवल था वो उस लेवल का नहीं था। लेकिन डीपीएसपी हमारा गोल है, हमारा लक्ष्य है। तो डीपीएसपी का एक गोल है आर्टिकल 44 में, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो जो विभिन्न धर्मों के लोग अपने धर्म ग्रंथों से या अपने रिलीजियस टेक्स्ट से या स्क्रिप्चर से, जैसे शरीयत कानून से, तो कोई अपने क्रिश्चियनिटी के कैथोलिक चर्च के कानून से भारत में जो चलते हैं लोग, इन लोगों पर कहीं न कहीं रिस्ट्रिक्शंस लग जाएगा। और ये एक विवाद का विषय हो सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड is infringement of religious right of the people of India or not। तो ये एक डिबेट का विषय हो सकता है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है कि इसी कारण से, या बहुत सारे भारत में जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं वो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 इसकी दुहाई लेकर के वो कहते हैं कि हमारा जो रिलीजियस राइट है, द राइट टू प्रैक्टिस है, लेकिन वो कर्व हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो मैरिज, जो मुस्लिम मैरिजेज हैं या जो कैथोलिक मैरिजेज हैं या जो 2 चाइल्ड नॉर्म का जो पॉलिसी है, वो मुस्लिम्स में कैथोलिक्स पे लागू नहीं होता है, क्योंकि वो अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार से चल रहे हैं अभी तक तो। लेकिन इसीलिए कन्फ्लिक्ट का एक बड़ा डिस्प्यूट होगा, इस पे कन्फ्लिक्ट होगा, एक डिबेट चलते रहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से भारत में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं आर्टिकल 25 टू 28 तक जो राइट्स हैं, इनका कहीं इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं होता है। तो
तो ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी, आने वाला विषय होगा ये। सेकुलरिज्म के बाद जो एक शब्द आता है वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। भारत का जो डेमोक्रेसी है वो पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, और रिपब्लिक का अर्थ होता है द हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड, ही विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री। वो ही विल नॉट बी ए मोनार्क, ही विल नॉट कम फ्रॉम हेरिडेटरी सक्सेशन। वो किसी कोई राजा नहीं हो सकता है, कोई क्राउन नहीं हो सकता है। वो जो जैसे भारत एक रिपब्लिक क्यों है? क्योंकि यहाँ जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, द फर्स्ट पर्सन, जो पहले नागरिक हैं, द फर्स्ट सिटीजन, ये जो प्रेसिडेंट हैं ये इलेक्टेड हैं। हालांकि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है लेकिन फिर भी ये इलेक्टेड हैं, इसलिए भारत एक रिपब्लिक है, न कि एक अथॉरिटेरियन कंट्री, न कि एक मोनार्किकल कंट्री, न कि एक ऑटोक्रेटिक कंट्री। ऐसा भारत नहीं है। भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी भी एक प्रगाढ़ शब्द है। डेमोक्रेसी का बहुत ही गहन अर्थ है। अब डेमोक्रेसी पे अगर बात की जाए तो डेमोक्रेसी पे तो एक लेक्चर तो बनता ही है कि डेमोक्रेसी को हम लोग सिर्फ एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के रूप में न देख करके सोशल डेमोक्रेसी क्या है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या है, इन्वायरमेंटल डेमोक्रेसी क्या है, इस हद तक डेमोक्रेसी शब्द का आजकल प्रयोग मिलता है। तो इन्वायरमेंटल डेमोक्रेसी, अब जो जस्टिस का जो प्रिंसिपल है, जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है, और जो फ्रेटर्निटी का प्रिंसिपल है, और जो सेकुलर प्रिंसिपल्स हैं, ये सब डेमोक्रेसी के पिलर्स बन जाते हैं। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों है? क्योंकि भारत में सभी डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रिजर्व करता है कॉन्स्टिट्यूशन और यहाँ के लॉज। फिर भारत के डेमोक्रेसी में जो एडल्ट सफरेज, जो एडल्ट फ्रेंचाइज, जो एक 18 साल का व्यक्ति जो कि वोटिंग कर सकता है, ये जो राइट दिए गए हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड, सेक्ट, इवन जेंडर, ये राइट भारतीयों को मिला हुआ है। इवन एजुकेशन, लिटरेसी, भारत का एक इलिटरेट व्यक्ति भी यहाँ के उस जो डेमोक्रेसी का जो महापर्व आता है इलेक्शंस, उसमें उसकी भागीदारिता होती है, वहाँ वो वोट करता है। वो इलिटरेट है लेकिन पॉलिटिकल कॉन्शसनेस तो है। वो अपने वेल बीइंग को, अपना विकास कैसे होगा, कल्याण का कैसे होगा, उसका कौन बेहतर है, कौन अच्छा है, इतनी बुद्धि तो हर व्यक्ति में होती है, भले ही वो लिख न पा रहा हो, पढ़ न पा रहा हो। इस कारण से भारत का डेमोक्रेसी जो है वो लिबरल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे जेंडर या एजुकेशन या कास्ट, क्रीड, सेक्ट के आधार पर कोई भी भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। तो हम लोगों ने सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन शब्दों पर थोड़ा अध्ययन किया, थोड़ा समझा। अब देखते हैं कि कई शब्दावली, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इस तरह के शब्दावली भी आ रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। नाउ आवर नेक्स्ट टर्म, जो दूसरा शब्द है, इज जस्टिस। ये जस्टिस क्या है? और जस्टिस के 3 प्रारूप दिख रहे हैं: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। 3 प्रारूप हैं इसके। ये जो जस्टिस की संकल्पना है ये भारत में यूएसएसआर से आई है, जबकि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों संकल्पनाएं आई हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आई है। फ्रेंच में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके पीछे जो ऑगस्ट कॉम्टे का पॉजिटिविज्म था, या फिर जो रूसो वोल्टेयर की जो फिलॉसफी है, प्रेरणा है, जो बाद में फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो ये रूसो वोल्टेयर की कल्पना से ही लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इस तरह के शब्दावली बने हैं। अब इनकी व्याख्या की जाएगी। तो जस्टिस में, ये जस्टिस यूएसएसआर से ये शब्द जस्टिस आया है। और जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल 3 प्रकार का माना गया। अब सोशल जस्टिस क्या है, इसको समझते हैं। सोशल जस्टिस का मतलब है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लॉज या नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर ऑफ द स्टेट फॉर इन टर्म्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड, सेक्ट, जेंडर,
रीजन, कुछ भी हो सकता है, कि किसी भी आधार पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। कोई ऊंची जाति का है, कोई तथाकथित छोटी जाति का व्यक्ति है, तो ये जो भेदभाव था, जातीय भेदभाव था, या जो वर्ग का भेदभाव होता है, उसको सोशल जस्टिस में उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसका समापन कर दिया जाएगा सोशल जस्टिस के द्वारा। सोशल जस्टिस के बाद है हमारा इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये जो रिच और पुअर का डिवाइड है, उस डिवाइड को कहीं ना कहीं ख़त्म करना है। और ये वही हमारा तो इवोल्यूशनरी प्रक्रिया से होगा। जैसे लैंड रिफॉर्म का मैंने उदाहरण दिया कि ज़मींदार, बड़े बड़े ज़मींदार थे, अचानक वो छोटे लैंड होल्डिंग पे आ गए और जो लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो ये एक प्रकार का इकोनॉमिक जस्टिस था और सोशल जस्टिस भी था। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस कई बार इनडिफरेंशिएबल हो जाता है, कई बार उसको अलग करके देखना मुश्किल होता है। लेकिन आप ऐसे समझो कि लैंड रिफॉर्म एक ऐसा उदाहरण है जिसमें सोशल और इकोनॉमिक दोनों जस्टिस को प्राप्त किया गया। पॉलिटिकल जस्टिस का अर्थ है एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट सफ्रेज, राइट टू वोट। और जो पॉलिटिकल पावर है वो इस 326 आर्टिकल के द्वारा राइट टू सेलेक्ट, राइट टू चूज, जो सरकार या अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो चयन करने का जो ताकत है, वो वी द पीपल ऑफ इंडिया में चला गया। तो ये पॉलिटिकल जस्टिस किया गया। पॉलिटिकल जस्टिस में ही आपको बताना चाहेंगे कि इसमें भी किसी भी आधार पर लिंग, शिक्षा, रीजन, धर्म, प्रांत, किसी भी आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। और 61st अमेंडमेंट जो हुआ था, पहले वो 62 अमेंडमेंट लिखा गया, बाद में उसको चेंज करके 61 किया गया था। तो ये जो केस था, ये शंकरानंद केस कहते हैं इसको, हाँ शंकरानंद केस कहते हैं। तो शंकरानंद केस में ये हुआ था कि 21 वर्ष से आयु को, वोटिंग राइट जो होता है हमारे सिटीजन का, उसको घटा करके 18 कर दिया जाए। तो ये शंकरानंद केस में ये डिसीजन आया था कि 18 वर्ष की आयु में भी हम अपने पॉलिटिकल राइट्स को यूज़ कर सकते हैं। हमारा एडल्ट सफ्रेज आया, 18 वर्ष के लोगों को भी माना गया कि ये लोग बुद्धिमान हैं और अपना देश का भविष्य निर्धारित कर सकते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण शब्द है वह है लिबर्टी। लिखा है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी का अर्थ क्या है? लिबर्टी मैग्ना कार्टा 1215 वहाँ से व्युत्पन्न हुआ है। और यूनाइटेड स्टेट्स में जो 5th अमेंडमेंट, यूनाइटेड स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूशन में जो 5th अमेंडमेंट था, उसमें भी लिबर्टी शब्द को इनकॉर्पोरेट किया गया। फिर भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं तो लिबर्टी शब्द हमारे प्रियम्बल में भी लिखा गया है, जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव्ड है। और ये लिबर्टी हमारे 19(1) में भी है, आर्टिकल 19(1) फंडामेंटल राइट्स, जिसमें A, B, C, D, E, F हट गया है, F 300A में चला गया, वो राइट टू प्रॉपर्टी, और G तक है उसमें। तो 6 आर्टिकल्स हैं उसमें, 6 सब क्लाउज हैं उसमें, जो कि राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आते हैं। तो ये राइट टू फ्रीडम वास्तव में लिबर्टी को ही दर्शाता है। तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी शब्द को देखें तो 2 आर्टिकल्स महत्वपूर्ण बनते हैं। आर्टिकल 19(1) जिसमें फ्रीडम है, और आर्टिकल 21 जिसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। तो उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की जा रही है, व्यक्तिगत लिबर्टी की बात की जा रही है। तो ये 2 आर्टिकल लिबर्टी के लिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण है। अब लिबर्टी पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होता है, ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना चाहिए, या भारत का जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके अगेंस्ट नहीं हो सकता है ये। तो इस पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आपको फ्रीडम टू एक्सप्रेशन है तो आप कुछ भी बोल दो, फ्रीडम टू बिलीव है तो आप कुछ ऐसा बिलीव कर लो जिसमें सारे समुदाय जाकर के सुसाइड कर लें। होता है ऐसा कई बार। फेथ, ऐसा कोई फेथ ना हो जिससे कि जो रिग्रेसिव हो और जो भारत के लिए या समुदाय के लिए या व्यक्ति के लिए वो कहीं ना कहीं डिट्रीमेंटल हो, आत्मघाती हो। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ लिबर्टी का एक सिंपल सा अर्थ है
कि हमारा पर्सनल लिबर्टी कोई अफेक्टेड नहीं करे, क्योंकि 21 के अंतर्गत वो राइट टू लाइफ में आ गया। और दूसरा, हमारा जो फ्रीडम है, जो 19(1) आर्टिकल देती है, उसकी बात की जाती है इसमें। लिबर्टी के बाद एक शब्द आता है इक्वालिटी, समानता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, 2 शब्द हैं। ये तो बहुत ही गहन डिबेट का विषय बना है और सुप्रीम कोर्ट में बहुत डिबेट्स इसमें हुए हैं। अब इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये 2 शब्द आते हैं, दोनों का इंटरप्रिटेशन है। इक्वालिटी पर तो एक पूरा क्लास होना चाहिए, क्योंकि इसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है कि एक ही दिए गए सर्कमस्टांसेस में हमारा जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि एक ही इक्वल सर्कमस्टांसेस में, इफ द सर्कमस्टांसेस आर अलाइक, ऑल पीपल ऑफ इंडिया शैल बी ट्रीटेड इक्वली। लेकिन अगर सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं, कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई उच्च वर्ग का है, कोई निम्न वर्ग का है, कोई तथाकथित उच्च जाति का है, कोई निम्न जाति का है, तो इस अर्थ में जहाँ पे सर्कमस्टांसेस आर नॉट अलाइक, वहाँ पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। क्योंकि गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो है इमेंसिपेशन ऑफ पीपल, जो डाउन ट्रोडन है, इमेंसिपेशन ऑफ डाउन ट्रोडन। तो जो भी बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, वीकर सेक्शंस, विमेन, ये सबको प्रोटेक्शन भी दिया गया है। और इक्वालिटी का अर्थ है कि भाई जो हमारे राइट्स, जो मुझे राइट्स मिले हुए हैं, या जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को राइट्स मिले हुए हैं, या जो अंबानी साहब को राइट्स मिले हुए हैं, उस सब के राइट्स बराबर होंगे। हम लोग सब बराबर हैं, सब समान हैं। इक्वालिटी 2 प्रकार का है। ए, जनरल इक्वालिटी, आर्टिकल 14, 15, 16 जनरल इक्वालिटी पे बात की गई है। और दूसरा है सोशल इक्वालिटी, जो आर्टिकल 17 और 18 है, वो है सोशल इक्वालिटी, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, कोई राजा महाराजा इस तरह का नहीं होगा। तो आप इक्वालिटी को भी 2 ग्रुप में आप देख सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान का जो निर्माण किया गया है, उसमें कैसे इक्वालिटी को भी 2 भाग में बांट दिया गया है। और जो सोशल इक्वालिटी है, उसमें कोई भी ऊंच और नीच का भेदभाव इस देश में न रहे, इसकी कल्पना की गई है। इक्वालिटी का अर्थ है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस एंड डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी व्यक्ति को कोई प्रिविलेज प्राप्त नहीं होगा बाय बर्थ। जैसे मान लो एक मोनार्क है, एक ज़मींदार का बेटा है, तो बाय बर्थ उसको प्रिविलेज मिलता है। सुशांत सिंह के केस में अभी आप देखोगे, यहाँ पे जो केस चल रहा है उसमें, तो जो बड़े बड़े जो फिल्म निर्माता थे, उनके बच्चे आगे फ्रंट पे आ रहे हैं और बहुत सारे टैलेंट्स जो हैं वो दम तोड़ दे रहे हैं कहीं कहीं छोटा मोटा काम करके। तो ये कहीं ना कहीं प्रेजुडिस है, ये कहीं ना कहीं इसको हम कहेंगे कि प्रिविलेज है उन लोगों का जो कोई बर्थ से उनको मिल रहा है। तो ये हमारे संविधान की अवहेलना करता है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आवर राइट टू इक्वालिटी बनता है। आप सुशांत सिंह के केस को भी रिलेट कर सकते हो। फिर आप देख सकते हो कि जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनके पुत्र पुत्रियां राजनीति में अचानक से ही आ जाते हैं टिकट्स लेकर के। तो जो कॉमन लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं अधिकार का, उनके इक्वलिटी, उनके राइट टू इक्वालिटी का वो इन्फ्रिंजमेंट होता है। तो ये जो प्रिविलेज है, जो प्रिविलेज्ड वर्ग है, उससे हमारी लड़ाई आज भी जारी है। पहले के ज़मींदार, जिसको कहते हैं ना हिस्टोरिकल मैटरलिज्म ऑफ मार्क्स, कि पहले के ज़मींदार आज के पूंजीवादी बने, तो वैसे ही कुछ ऐसा दिखता है भारत में भी कि नए नए नेता, नए नए लोग अपने प्रोफेशंस में आ रहे हैं और अपने ही डायनेस्टिक रूल्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये जो परंपरा भारत में विशेष करके राजनीतिक तंत्र में बनती जा रही है, वो पता नहीं कितना उचित है। ये तो एक हमारे देश के युवाओं के सोचने का विषय होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपका ही रास्ता रोकते हैं। हो सकता है आपके जाति से हों, लेकिन आपके जाति का उद्धार नहीं कर रहे हैं, वो आपके धर्म का उद्धार नहीं कर रहे हैं, वो अपना उद्धार कर रहे हैं। इस सत्य को गहराई से समझो। इक्वालिटी का एक और अर्थ है ऑल सिटीजन्स शैल बी प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, यानी जो अवसर मिलते हैं जॉब के या कार्य करने के या अपनी दक्षता को सिद्ध करने के, टू प्रूव योर सेल्फ, वो एक देश के अंदर, देश के सीमाओं के अंदर में वो सबके लिए बराबर होना चाहिए।
अब यहीं पर फिर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन वाली बात आ जाएगी कि जो वीकर सेक्शन है उनको प्रोटेक्ट करना है गवर्नमेंट को, तो संविधान भी उनको प्रोटेक्ट करता है। और रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 से 16 के बीच में रिजर्वेशन जस्टिफाई होता है, और कोर्ट्स ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको न्यायोचित ठहराया है। हालांकि हम अगर अंबेडकर साहब को मानते हैं और अंबेडकर साहब के विजडम की बात अगर हम करेंगे तो उन्होंने आरक्षण को 10 वर्षों के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए दिया था, और अगर आवश्यकता हो तो 10 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है, ऐसा प्रोविज़न रखा गया था। क्योंकि आरक्षण एक बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा देश में बन गया है और इसका राजनीतिकरण हो चुका है, और इतना अधिक राजनीतिकरण हो चुका है कि जो सरकारें हैं वो कभी पलट जाती हैं इस मुद्दे पर ही, और नई सरकारों का गठन हो जाता है, राजनेताओं का चयन इसी पर होता है। तो एक बड़ा ही देश भारत का जो डेमोक्रेसी है वो एक आरक्षण की राजनीति के दिशा में बढ़ गया, और कितना अच्छा था कितना बुरा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, या आप खुद इसका विश्लेषण कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट शब्द है फ्रैटर्निटी, बंधुत्व। बंधुत्व एक बड़ा ही विराट शब्द है। इट्स एन इनकम्पासिंग वर्ड। इट्स एक ऐसा टर्म है जो इफ इट परवेड्स द वर्ल्ड, अगर हम अपनी सीमा को, अपने राष्ट्र की सीमा को, अपने जाति और धर्म की सीमा को तोड़ सकें, तब इस शब्द का जो रस है ना, उसका रसपान कर पाओगे। इस शब्द को तभी समझ पाओगे जब अपने जाति, अपने धर्म, अपने राष्ट्र और जो इंटरनेशनलिज्म है रविन्द्रनाथ टैगोर का, उसमें कहीं ना कहीं जाओगे तभी ये समझ में आएगा। फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। फ्रैटर्निटी यानी जो बंधुत्व है उसकी क्यों आवश्यकता है वो हमारे प्रियम्बल में ही दर्शाया गया है। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का अपना एक डिग्निटी होता है, उसका अपना एक पर्सनैलिटी होता है, उसका अपना एक रिस्पेक्ट होता है, अपना उसका एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, एक सेल्फ प्राइड होता है। तो अगर हम फ्रैटर्निटी शब्द को न माने, बंधुत्व को न माने, तो हमारा कॉमन ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि हम अपने से लोगों को छोटा न समझे, सभी दुनिया के सभी लोग मेरे भाई हैं, कोई भी धर्म हो, कोई भी हो, ये सब मेरे भाई हैं। तो ये जो फ्रेटर्निटी है ना, यही व्यक्ति को डिग्निटी प्रदान करता है, और डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये जो इंटीग्रिटी शब्द है ना, ये 42nd अमेंडमेंट से डाला गया है। इंटीग्रिटी, भारत के यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए, भारत के एकत्व के लिए, भारत के भारतीयों के समेकन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए फ्रैटर्निटी की आवश्यकता है। ये कितना कनेक्टेड शब्द है, और 42nd अमेंडमेंट से इसको भी डाला गया था, इंटीग्रिटी शब्द को। तो भारत को अगर एक रहना है, भारत में अगर नेशनल इंटीग्रेशन की जो बात की जाती है, अगर उस रास्ते पर चलना है, तो कहीं न कहीं सभी समुदाय, सभी धर्म, सभी पंथ, सभी प्रकार के जो लोग, जो इतने ग्रुप्स भारत में हैं, जो निर्जातीयता इतनी है, इन सभी लोगों को अपने व्यक्तिगत पहचान, अपने रीजनल आइडेंटिटीज़, अपने मराठी होने, बिहारी होने, कन्नड़ होने की उस आइडेंटिटी से बाहर निकलकर कहीं न कहीं जब हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो एक इंडियननेस का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आता है। और इंडियननेस तभी आपके अंदर में समाहित होगा जब आप अपने आप को छोटे छोटे रीजनल आइडेंटिटी से, धर्म के आइडेंटिटी से, जाति की आइडेंटिटी से ऊपर उठोगे, और ऊपर उठ करके अपने आप को आप भी एक अमेरिकन की तरह बोलोगे कि हु आर यू? आई एम एन अमेरिकन। कहाँ घर है आपका? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम लोग भारत में देखते हैं, कहाँ घर है आपका? हरियाणा है जी। आपका घर कहाँ है? मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ जी, हम तो उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो ये भारत में रीजनैलिटी, देखो रीजनलिज्म पर भी एक लेक्चर लेंगे हम, लेकिन भारत में जो ये रीजनल एक्सप्रेशंस हैं, जो रीजनल मैनिफेस्टेशंस हैं कल्चर का, लैंग्वेज का, उसमें कोई पाप नहीं है, बहुत अच्छा है वो, तभी तो भारत है ये। लेकिन अगर उसके आधार पर हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और बंधुत्व का भाव नहीं रखते हैं, मेरा भाई कौन होगा?
जो हरियाणवी है वो मेरा भाई है, जो उत्तर प्रदेश का मेरा भाई नहीं है। अगर ये भावना है तो बंधुत्व नहीं है। हिंदू हिंदू भाई, हिंदू मुसलमान भाई नहीं, ये बंधुत्व नहीं है। कैसे नेशनल इंटीग्रेशन होगा? जाति जाति, एक जाति, यादव यादव, राजपूत राजपूत, ब्राह्मण ब्राह्मण, सब भाई हैं, लेकिन ब्राह्मण राजपूत भाई नहीं है, उनमें शत्रुता कटुता आ रही है जाति आधार पर। तो बंधुत्व कहाँ है? बंधुत्व पर इतना खुलकर के इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि भारत में जो कम से कम नॉर्थ गैंजेटिक प्लेन का जो 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 पॉलिटिकल कंडीशन है, अभी जो सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन है, वो बहुत ही दैट इज़ डीपली रूटेड इन द कास्ट, और कहीं ना कहीं रिलीजियस कन्फ्लिक्ट भी ग्रुपों का दिखता है। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि आप सभी लोग फ्रैटर्निटी शब्द को समझें कि इसके बिना कभी भी देश में यूनिटी और देश का जो नेशनल इंटीग्रेशन का एजेंडा है वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। हम लोग देश को धर्म के आधार पर बांट करके, जाति के आधार पर बांट करके कभी भी अंबेडकर साहब के इस ड्रीम को कि यूनिटी हो, इंटीग्रिटी हो, और कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देखो कि हमारा जो प्रियम्बल है उसमें कितने शब्दावली हैं और कितने बृहत अर्थ हैं, और एक एक शब्द पर एक एक लेक्चर हो सकता है। आज मैंने प्रयास किया कि प्रियम्बल का एक सामान्य अर्थ में या उसके भावार्थ को आपके सामने रखा जाए, और मुझे पूरी आशा है कि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का भी इंतज़ार करोगे, जो निश्चित रूप से शायद क्या मैं सेकुलरिज्म पे और इंडिया के सेकुलर फैब्रिक्स पे और भारत के यूनिटी एंड डाइवर्सिटी पे बनाने वाला हूँ। भूगोल का भी ये विषय है और सामान्य अध्ययन का भी विषय है, और वैसे भी इंटरव्यू में इससे संबंधित हर इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द डे। टेक केयर। लव यू ऑल।